हे गाइस, वेलकम टू यूज ऑफ टाइम बाय प्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। देखिए सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, ऑप्शन 2 मूर्ति पूजा, ऑप्शन 3 रहस्यवाद या ऑप्शन 4 तीर्थ स्थानों की यात्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, मूर्ति पूजा। कहा गया है कि कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है, तो मूर्ति पूजा। याद रखना है दोस्तों, हर रोज सुबह 6 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर और हर रोज शाम 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लो ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए सवाल नंबर 2, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 1906 में अपनी स्थापना के समय, ऑप्शन 2 खिलाफत आंदोलन के दौरान, ऑप्शन 3 1930 में जब उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया, या ऑप्शन नंबर 4 देखिए 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। कहा गया है कि मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 3, ध्यान से देखिए। रणथंभौर क्या है, क्या था? रणथंभौर क्या था? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, एक मुगल महल था, ऑप्शन 2 एक राजपूत दुर्ग, ऑप्शन 3 खिलजियों की राजधानी या ऑप्शन 4 बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, एक राजपूत दुर्ग था। क्या? रणथंभौर। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 4, ध्यान से देखिए। भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 थोरियम, 2 यूरेनियम, 3 प्लूटोनियम, ऑप्शन 4 रेडियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, इसका सही आंसर है थोरियम। याद रखना है। भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? तो थोरियम। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5, ध्यान से देखिए। निवेश किसके बराबर होता है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 सभी प्रकार की वस्तुपरक पूंजी परिसंपत्तियों का सकल योग, ऑप्शन 2 सभी पूंजी परिसंपत्तियों में से टूट फूट घटाने के बाद उनका सकल योग, ऑप्शन 3 संयंत्रों, यंत्रों और उपकर का स्टॉक या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, सभी प्रकार की वस्तु परक पूंजी परिसंपत्तियों का सकल योग। निवेश किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 6, ध्यान से देखिए। भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना था? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 2000 में, ऑप्शन 2 2001 में, ऑप्शन 3 1994 में या ऑप्शन 4 1999 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, 1994 में भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा बना था 1994 में। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। किसी व्यापार में कच्ची सामग्री, घटकों, चालू काम और तैयार माल को संयुक्त रूप से माना जाता है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, पूंजी स्टॉक, ऑप्शन 2 माल सूची, ऑप्शन 3 निवेश, ऑप्शन 4 निवल संपत्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, माल सूची। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। सवाल नंबर 8, ध्यान से देखिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर किसके बराबर होता है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यय, ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष करों से आय, ऑप्शन 3 प्रत्यक्ष करों से आय या अप्रत्यक्ष करों से आय या ऑप्शन 4 पूंजी मूल्य ह्रास।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, पूंजी मूल्य ह्रास। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर किसके बराबर होता है? पूंजी मूल्य ह्रास, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 9, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर में से सबसे जल्दी बाहर निकलेगी? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 हीलियम, ऑप्शन नंबर 2 देखिए H2 हाइड्रोजन, ऑप्शन 3 N2 या ऑप्शन 4 O2। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, H2 इसका सही आंसर है। सवाल क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लेंडर से सबसे जल्दी बाहर निकलेगी? तो H2 याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 10, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 सीजियम, 2 रूबिडियम, ऑप्शन 3 पोटेशियम, ऑप्शन 4 लिथियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, सीजियम इसका सही आंसर है, याद रखना है। क्षार धातुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो सीजियम की, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 11, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सभी कार्बन परमाणु चतुष्क स्वरूप के होते हैं? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 ग्रेफाइट, 2 हीरा, 3 टेफ्लॉन या 4 नेपथेलिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, हीरा, याद रखना है। सवाल कहा गया कि किस पदार्थ में सभी कार्बन परमाणु चतुष्क स्वरूप के होते हैं? तो हीरा, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 12। अगर आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं, किसी कारणवश मिस कर गए या पहली बार क्लास में आए हैं, तो आप आई बटन पे चेक कर सकते हो ऊपर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और आप टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। आप सर्च कर सकते हो यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद, आपको मिल जाएगा चैनल, और आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रंजक कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 क्रिस्टल वायलेट, ऑप्शन 2 एनिलीन नील, ऑप्शन 3 एलिजरीन, ऑप्शन 4 फिनोल्फथेलिन। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, फिनोल्फथेलिन, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 13, ध्यान से देखिए। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करें। सूची 1 समाचार पत्र का मिलान सूची 2 देश के साथ करें, और सूचियों के नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। यहाँ पर सूची 1 यानी कि समाचार पत्र और सूची 2 देश के साथ करना है मिलान। तो देखिए इसका सूची 1 और 2 देख लेते हैं, समाचार पत्र और देश को। देखिए सूची 1 में क्या क्या है? अल अहराम, 2 इज्वेस्ता, ऑप्शन मतलब 3 देखिए सूची 1 का तीसरा नंबर द डेली न्यूज, और 4 पीपुल्स डेली। और सूची 2 में देखिए मॉस्को, न्यूयॉर्क, बीजिंग और काहिरा। तो दोस्तों इसका हमें मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसका ऑप्शन क्या है, क्या सही होगा? तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 का क्या है? 1 का B, 2 का A, 3 का C, 4 का D, या ऑप्शन 2 1 का D, 2 का A, 3 का B या 4 का C, ऑप्शन 3 1 का C, 2 का B, 3 का A या 4 का D, और ऑप्शन 4 1 का D, 2 का A, 3 का C या 4 का B। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में है 1 का D, 2 का A, 3 का B और 4 का C। तो देखिए इसका हम मिलान कैसे करेंगे? 1 का 2 का डी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है, आप लोग पॉज करके खुद से भी देख सकते हैं मिलान करके। देखिए 4 का है सी, 3 का क्या है? 3 का है बी, और 1 का है डी, और बच गया कौन? 2 का है ए। आप पॉज करके ध्यान से देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ये आपको मिलान कर लेना है, ओके, और याद भी रखना है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 14 ध्यान से देखिए। विश्व बैंक ने अपना बैंक कार्यालय स्थापित करने के लिए भारत का कौन सा नगर चुना है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 नई दिल्ली, 2 कोलकाता, 3 चेन्नई या 4 बेंगलोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ चेन्नई। विश्व बैंक ने अपना बैंक कार्यकाल स्थापित करने के लिए भारत का कौन सा नगर चुना है? तो चेन्नई, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 15 दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारे करेंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस डाल रखे और कोरोना से रिलेटेड भी वीडियो है, जो कि दवाई को ट्रायल करने के लिए अनुमति दी गई है। 2 दवाओं का नाम भी है और वेंटिलेटर से रिलेटेड वीडियो है और कोरोना वायरस से रिलेटेड, हंता वायरस से रिलेटेड और डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन पे जाकर देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 15, रुपये की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 पाउंड, 2 डॉलर, 3 यूरो या 4 सऊदी रियाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ पाउंड। कहा गया है कि रुपयों की दृष्टि में सबसे अधिक किस मुद्रा का मूल्य है? तो पाउंड का, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 16 ध्यान से देखिए। भूमंडलीय ताप का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन 2 सल्फर के ऑक्साइड, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। भूमंडलीय ताप का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, याद रखना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो, रियल में इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक तो कीजिएगा और साथ में कॉमेंट करके भी जरूर बताइएगा। देखिए सवाल नंबर 17, गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मीथेन, 3 ऑक्सीजन या 4 हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ इसका सही आंसर है मीथेन, याद रखना है। गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18, 2002 से 2003 में हमारे निर्यात का कितने प्रतिशत सूचना प्रौद्योगिकी से था? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 5, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 15 या ऑप्शन 4 20। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ 5। 2002 से 2003 में हमारे निर्यात का कितने प्रतिशत सूचना प्रौद्योगिकी से था? तो 5, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 19, निम्नलिखित प्रख्यात भारतीय पत्रकारों में से मैगसेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन देखिएगा, फ्रैंक मोरेश, ऑप्शन 2 खुशवंत सिंह, ऑप्शन 3 अरुण शौरी या ऑप्शन 4 गिरिलाल जैन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ अरुण शौरी जी को प्रख्यात भारतीय पत्रकारों में से मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था। किसे? तो अरुण शौरी जी को, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 20 ध्यान से देखिए। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, देखिए सर, ऑप्शन नंबर 1 कंपोज, ऑप्शन 2 पंपास, ऑप्शन 3 प्रेयरीज या ऑप्शन 4 सवान्ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ कंपोज। कंपोज इसका सही आंसर है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं कंपोज, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 21 ध्यान से देखिए। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काट कर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम है क्या? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, समोच्च रेखीय जुताई, ऑप्शन 2 आच्छादन रोपण, ऑप्शन 3 पट्टीदार खेती या ऑप्शन 4 सोपान कृषि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ सोपान कृषि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, याद रखना है। भूमि संरक्षण के लिए जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काट कर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम है सोपान कृषि, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22 ध्यान से देखिए। बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 दक्कन ट्रैप में, ऑप्शन 2 हिमालय पर्वत में, ऑप्शन 3 सिंधु और गंगा के मैदान में, ऑप्शन 4 उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दक्कन ट्रैप में। बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? तो दक्कन ट्रैप में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 23 ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना तो ध्यान से सुनिए, इससे अच्छा क्लास कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चंस है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे वाले, बैंकिंग वाले जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इससे जुड़े रहें। देखिए सवाल नंबर 23,
भूमध्य सागरीय प्रकाश की जलवायु की विशिष्टता है? ऑप्शन देखिए, एक शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल, ऑप्शन दो आई ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल, ऑप्शन तीन शुष्क ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल, ऑप्शन चार आई ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल है, याद रखना है। अब सवाल नंबर 24 ध्यान से देखिए। बांधों और उन नदियों के जोड़े बनाइए जिन पर वे बने हैं। बांध और नदी का जोड़ा बनाना है। अब बांध देख लीजिए आप। बांध क्या है? उकाई, राणा प्रताप सागर, थीन, हीराकुंड, और इधर है महानदी, रावी, चंबल, ताप्ती। तो हमें इनके जोड़े बनाने हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, ये ABCD में इस क्रम में रहेगा और इनका मेल मिलाना है हमें इधर। तो देखिए अब इसका ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर एक 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर दो 1 2 3 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर 3 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 4 3 4 1 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। जी हाँ, इसका सही आंसर है 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है, याद रखना है। क्या होगा? तो 4 3 2 1। अब हमें इसे मिलाना कैसे है? तो इसे ऐसे मिलाना है, 4 3 2 1, ऐसे मिलाना है। आप पॉज करके ध्यान से देख सकते हो। ये ABCD के क्रम में है पहले से ही। यहाँ पर मैंने बता रखा था आपको कि ये ABCD के क्रम में है। अब हमें इस आंसर से मिलाना है। तो इसका सही आंसर है 4 3 2 1, याद रखना है। तो ऐसे मिलाना, आप पॉज करके देख सकते हो। चलिए सवाल नंबर 25 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 बिहार, 2 उत्तर प्रदेश, 3 राजस्थान या 4 मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, राजस्थान। कहा गया है कि भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? तो राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 26 ध्यान से देखिए। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज महासभा ने कब अपनाया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 20 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन 2 1 जनवरी 1952 को, ऑप्शन 3 24 जून 1973 को, या ऑप्शन 4 15 अगस्त 1982 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, 20 अक्टूबर 1947 को, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज महासभा ने कब अपनाया था? तो 2 अक्टूबर 1947 को। सवाल महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, याद रखना है। देखिए सवाल नंबर 27। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन 2 संशोधन प्रक्रियाएं, ऑप्शन 3 मूल अधिकार, या ऑप्शन 4 न्यायिक समीक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, मूल अधिकार। कहा गया है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो मूल अधिकार, याद रखना है। देखिए सवाल नंबर 28 ध्यान से। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो आपको तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। व्हाट्सअप, फेसबुक, जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबको, और ख़ास करके जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए सवाल नंबर 28। किस आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान, खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 10 वर्ष, 2 12 वर्ष, 3 14 वर्ष, या 4 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, 14 वर्ष। किस आयु तक के बच्चों को? तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान, खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है 14 वर्ष के बच्चों को। देखिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 29। गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 प्रविष्टि 17 अनुसूची 7 में सूची 2 पशुओं पर क्रूरता निवारण, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 248 में
के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ, ऑप्शन 3 आपातकालीन शक्तियाँ, या ऑप्शन 4 निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अब ये देखते हैं सवाल नंबर 30, हमारा अंतिम प्रश्न है। अगर मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप पहली बार आए हो और विजिट कर रहे हो यूज़ ऑफ टाइम अनुप्रिया आनंद को पहली बार, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, और कमेंट करके बताइएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा लगा वीडियो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए सवाल नंबर 30 क्या कहता है, मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 43, 2 44, 3 45 या 4 46। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, 46 46। मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 46 होती है, याद रखना है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।